नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिस्ट्री ग्रुप में। मैं प्रकाश केसरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, पिछले 2-4 दिन से क्लास नहीं आई है, हम थोड़ा सा बाहर गए हुए थे, इस वजह से क्लास मिस हो गई। फिर से आपकी क्लास वापस रिज्यूम होंगी। ये है क्लास 30, बिल्कुल एंड चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का। ज्यादा से ज्यादा 10 क्लास और होनी है, यानी कि 40 क्लास में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त। लेकिन नंबर ऑफ क्लास देख के आपको डरना नहीं है। 40 देखने में तो बड़ा है, लेकिन सारी क्लास एवरेज निकालेंगे तो 15 मिनट की होंगी, और 15 गुणे 40 करेंगे यानी कि 600, यानी करीब करीब 10 घंटे। यानी 10 घंटे में आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री हमने कंप्लीट की है। आप चाहे तो सारे वीडियो सुबह से शाम तक में देख सकते हैं। सुबह शाम तक ना सही तो 3-3 घंटे देखिए, और 3 दिन में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट, और आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। और इतना डीप पढ़ाया है ना, इतना एक एक टॉपिक बारीकी से पढ़ाया ना, 40 लेक्चर, 40 टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री में एक एक टॉपिक पढ़ाए हैं, बिल्कुल सीक्वेंस है, विद फैक्ट्स, विद कॉन्सेप्ट। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री जरूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी, आपकी बेहतरीन नोट्स तैयार होगी। आप मेरी नोट्स, हालांकि हमने इसमें हैंड रिटन नोट्स का यूज किया है, बट आप अपनी नोट्स खुद बनाइएगा। थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा, 5 मिनट 15 मिनट के लेक्चर में, बट जो नोट्स तैयार होंगी वो आपकी लाइफ टाइम होगी। बहुत ही बेहतरीन लेक्चर्स हैं, ये मेरा आपसे वादा है, आपको पूरे यूट्यूब में जल्दी से कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, पिछली क्लास में हमने देखा था यंग रेवोल्यूशनरी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सबके बारे में जाना, कौन कौन सी उन्होंने अपनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी और देश के लिए कुछ ना कुछ हर तरह से कर रहे थे। काकोरी कांड की घटना के बारे में हमने जाना, सब कुछ जाना। आज से हम बिल्कुल तेजी से बढ़ रहे हैं आजादी की तरफ, और उसमें एक मूव आता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है इंपॉर्टेंट, जिसमें कोई डिस्कशन होता है। हालांकि कांग्रेस ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया था, पहले भी किया था और राउंड टेबल के चलते भी किया था, सिर्फ एक में पार्टिसिपेट किया था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। पूरा डिटेल में जानेंगे, और उसके बाद देखेंगे पूना पैक्ट, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में जेल में हुई वार्तालाप, जब ये डिसाइड किया गया कि हम हरिजन, जो डिप्रेस क्लास सोसाइटी है, उसको रिजर्वेशन देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पूना पैक्ट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा। तो देखिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती टोटल। यहां पर सिर्फ एक आपको ओवरव्यू नॉर्मल सा अगले पेज से देखेंगे। देखिए 3 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहली होती है 12 नवंबर 1930। ईयर देखिए 1930, 1931, 1932, यानी हर साल एक हो रही है। नवंबर, सितंबर, नवंबर, लगभग कह सकते हैं एक साल के गैप में। इसमें 2 महीना कम है, इसमें 2 महीना ज्यादा है, लगभग एक साल के गैप में हो रही है। 12 नवंबर, 7 सितंबर, 7, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ईयर एक आप माइंड में रखिएगा। 30, 31, 32, 3 साल लगातार 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। और तीनों साल उस समय ब्रिटिश में जो पीएम थे वो कौन थे? रामशे मैकडोनल्ड। क्या नाम था? रामशे मैकडोनल्ड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ड्यूरिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो ब्रिटिश के पीएम थे वो थे रामशे मैकडोनल्ड। इन्होंने ऐसे ऐसे डिसीजन दिए ना, हालांकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हमने बहुत विरोध किया, गोलमेज सम्मेलन इसको हिंदी में बोलते हैं, का बहुत विरोध किया, लेकिन रामशे मैकडोनल्ड अपनी तरफ से डिसीजन पास किए जा रहे हैं, डिसीजन पास किए जा रहे हैं, ऐसा हो रहा था। तो देखिए पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सबसे पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं पहुंचती है। पहुंचता कौन कहने इसको? आप इस में क्वेश्चन कहां से आते हैं? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आपको क्वेश्चन याद रखने, कौन कौन किसमें पार्टिसिपेट किया। लास्ट में हम वापस समराइज करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, अभी तो डिटेल में चलेंगे पूरा। कौन कौन गया, क्या डिसीजन हुआ, वहां निर्णय क्या लिया गया, या वो रद्द हो गई, या क्या हुआ, ये चीज थोड़ा बहुत, यानी ज्यादा नहीं आता राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेकिन आप समझिए उसको डिटेल में। लास्ट में जो जो क्वेश्चन आते हैं हम 5 मिनट में आपको सारे बता देंगे। देखिए पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें मुस्लिम लीग की तरफ से पार्टिसिपेट करते जिन्ना और आगा खान, मेन लीडर मुस्लिम लीग की तरफ से मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट करती है, जिसमें जिन्ना और आगा खान होते हैं। हिंदू महासभा, जिसको मदन मोहन मालवीय, द लीजेंड मदन मोहन मालवीय चला रहे होते हैं, ये जाते हैं। सिख और क्रिश्चियंस भी जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। प्रिंसली स्टेट के जो प्रिंसेस थे, खासकर जो हैदराबाद के दीवान थे, मैसूर, हैदराबाद जो मैसूर का एरिया था, वहां के जो प्रिंसेस थे, दीवान थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, यानी कि महर, जो एक कम्युनिटी होती थी, महर कम्युनिटी। सिंपल शब्दों में अगर समझे तो जो दलित समाज है, या जो आप कह सकते हैं जो हरिजन समाज है, जो पिछड़ा समाज है, यानी पिछड़ा क्या बोलेंगे? डिप्रेस क्लास हो। पिछड़ा तो आप बैकवर्ड को समझ सकते हैं, मतलब जो ओबीसी है, बट डिप्रेस क्लास, ये उस समय डिप्रेस क्लास था, इनका शोषण हुआ करता था। तो इनकी तरफ से कौन थे? बी.आर. अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ये इनको लेकर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इतने लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे, और आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था।
गांधी जी की इतनी वैल्यू है, पार्टिसिपेट करते तो भी याद करना पड़ता, नहीं किया वो भी याद करना पड़ेगा, ठीक है, आता है एग्जाम में। तो देखिए आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं करे, क्या याद रखिएगा। और डिप्रेस क्लास सोसाइटी की तरफ से कौन से थे, बी.आर. अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। मुस्लिम लीग थी, हिंदू महासभा थी, सिख क्रिश्चियन थे, प्रिंसली स्टेट के प्रिंस थे। इसमें डिमांड उठा देते हैं अंबेडकर साहब, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस क्लास। जो हमारा डिप्रेस क्लास है, जिसका शोषण हो रहा है, उसके लिए आप सेपरेट इलेक्टोरेट रखो, वरना ये दब जाएगा, मर जाएगा। इनकी ऐसी डिमांड उठ गई। ये देखिए बिल्कुल ऐसी डिमांड थी, ऐसा लग रहा था जो जिन्ना का जो भूत था ना, वो अंबेडकर साहब के सर में चढ़ गया। जिन्ना साहब मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हैं, मुस्लिम एक तरह से एक देश के अंदर ही दो देश बना देंगे। अब अंबेडकर साहब बोल रहे हैं कि दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हमने आपको पहले ही डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन करें। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है, जैसे दलित की बात कर रहे हैं, दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट अगर उस समय मिल जाता तो क्या होता, जहां पर जैसे आपका गांव है या जिला है, जहां पर दलित रह रहे के मेजॉरिटी में, केवल दलित तो नहीं रहते, आपको पता है, आप भी रह रहे होंगे, अगर आप दलित हैं तो केवल दलित तो नहीं रहते, बट मेजॉरिटी में 80% 70% जहां पर दलित रह रहे हैं, वहां पर सिर्फ जो कैंडिडेट होगा वो सिर्फ दलित का होगा, और वोटिंग कौन करेंगे, दलित करेंगे। यानी जो बचे हुए 20 से 30% लोग हैं, उनको कोई राइट ही नहीं होगा, वो वोट ही नहीं कर सकते, तो उनका भला कैसे होगा। देखिए, यानी आपने अपने गांव के अंदर ही फूट डाल दिया, यानी जो बचे हुए ना वो दलित बन जाएंगे, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। दलित बन जाएंगे इन द सेंस कि वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे, डिप्रेस सोसाइटी वो बन जाएगी, फिर उनका शोषण होने लगेगा। तो ये बहुत ही बुरी चीज हो जाएगी। सेपरेट इलेक्टोरेट इतना बुरा था। तो नेहरू जी ने कहा, दिस इज मे द वर्ल्ड इंड्स नॉट विद द बैंग बट विद द विम्पर्स। ये एक जो एटम बम मार दो ना, ये उससे भी बुरा है। एटम बम के साथ जो मरेगा वो तो फिर भी सही है, लेकिन इस तरह जब मरेंगे ना, ये ज्यादा बुरा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। और इस तरह पहली मीटिंग हो जाती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल। दो रीजन, पहला कि ये जो डिमांड रख दी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस क्लास सोसाइटी, हम यहां पर आए थे अपना कुछ सोल्यूशन निकालने, इन्होंने तो नई समस्या खड़ी कर दी, पहली चीज। दूसरी, गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। बिना गांधी जी के, बिना इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोई डिसीजन भारत के लिए उस समय तो एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उस समय में जो मेजॉरिटी थी, जो पूरा जो पब्लिक थी, वो किसके साथ थी, आईएनसी के साथ थी। तो ये मीटिंग हो गई फेल, क्योंकि आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब चलिए, जब पार्टिसिपेट नहीं किया, तब इरविन की एक बार डिमांड रखे थे गांधी जी ने, उस समय नहीं माने थे इरविन कोई बात। अब वापस आते हैं, बोलते गांधी जी चलो हाथ जोड़ रहे हैं, जो डिमांड है हमको बता दो, हम मानेंगे। आते हैं इरविन, वाइसराय थे भारत के, गांधी जी के पास आते हैं। इसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, और दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये मार्च 31 में आते हैं, ठीक है, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। क्योंकि कोई निष्कर्ष नहीं निकला, पहली राउंड टेबल फेल हो गई। पीएम बैठे थे, पीएम राम से, ठीक है, तो फेल हो गई। तो इरविन साहब आते हैं, बोलते हैं गांधी जी आप सीडीएम बंद करो, जो आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आप चला रहे हैं, इसको बंद करो, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप पार्टिसिपेट करो, और आप बताओ क्या डिमांड है, हम आपकी मानेंगे। अपनी तरफ से आते, पहली डिमांड गांधी जी, पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ो। पॉलिटिकल में देखिए हमने राउंड लगाया हुआ, सर्किल किया हुआ है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ो। यानी कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे, अभी अभी आपने एक नियम लाया था कि सबको उठा के भर्ती करो, जिससे भी लगे कि देश में कुछ भी हो सकता था, ब्रिटिश के खिलाफ जो बोले उसको उठा के अंदर कर दो। तो ऐसा सिनारियो चल रहा था उस समय। तो पॉलिटिकल प्रिजनर यानी अपनी आवाज जो उठा रहे थे पॉलिटिकल के वे में, तो उनको आपने जबरदस्ती जिसको अंदर किया उसको बाहर करो। ये नहीं बोला कि सबको छोड़ो जो भारतीय हैं, ऐसा बिल्कुल गांधी जी की डिमांड नहीं थी। और खासकर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनके बारे में नहीं बोला। क्यों? और गांधी जी इनको बाहर करना भी नहीं चाहते थे। उसका रीजन था, ये पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं थे गांधी जी की नजरों में। इन्होंने बम फेंका था असेंबली में, वो तो फिर भी एक पॉलिटिकल वर्क हो सकता था, लेकिन जो इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी गांधी जी की नजरों में, वो गलत काम था। और गांधी जी नहीं चाहते थे इसी वजह से कि ये गलत वे में इनको बाहर किया जाए। इन्होंने गलत काम किया, इनको सजा मिलनी चाहिए, गांधी जी का ये मानना था। और यही एक रीजन था कि गांधी जी को उस समय के युवा और आज के भी युवा कह सकते हैं कि गांधी जी को थोड़ा सा हेट नजर से देखते हैं कि इन्होंने भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव के बारे में अगर चाहते बोल देते कि इनको बाहर करो, तो इरविन को बाहर करना पड़ जाता। क्योंकि उस समय इरविन खुद हाथ जोड़ कर आए थे, भैया आप चलो, आप डिमांड बताओ, हम आपकी डिमांड मानेंगे। और सारी डिमांड मानी गई थी। एक डिमांड ये भी रख देते गांधी जी, तो भगत सिंह को उस समय फांसी नहीं होती, और युवा हमारे बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते बिल्कुल राष्ट्र के लिए उस समय। तो इस वजह से उस समय के युवा भी नाराज थे, और आज के भी युवा कई बार नाराज है, बहुत से युवा नाराज है, आप देखते हैं, आपको सब पता है। सेकंड डिमांड,
इमरजेंसी ऑर्डिनेंस हटाओ। इमरजेंसी ऑर्डिनेंस यही था, जैसे इमरजेंसी याद होती है ना, कहीं पर भी लगा दी जाती, धारा 144 लगा दिया, आप ग्रुप नहीं कर सकते। ऐसे ही एक तरह से छोटा इमरजेंसी ऑर्डिनेंस वहां चलता था, उस समय भी चल रहा था कि आप ग्रुप नहीं करोगे, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोलोगे, भड़काओगे नहीं लोगों को, ऐसा करोगे तो अंदर करते जाएंगे। और अंदर बहुत सारे लोग को किया भी था। तो यही डिमांड थी कि आप इसको हटाओ, आगे भी अंदर नहीं करोगे और जो लोग अंदर हैं उनको भी बाहर करो। ठीक है, अपनी आवाज उठाने दो, फ्री है, फ्रीडम दो आपको स्पीच की, सब कुछ। तो इरविन कहते हैं ठीक है, हम आपकी डिमांड मान लेते हैं और आप सीडीएम को बंद करो। दो चीज थी इरविन की डिमांड, क्या थी? सीडीएम बंद करो, हो गया, कोई आंदोलन नहीं होगा। एक आंदोलन से पहले डर गए थे असहयोग आंदोलन से, अब तुमने दोबारा शुरू कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये नहीं करोगे। और दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट करो। तो गांधी जी भी मान गए और गांधी जी रेडी हो जाते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब देखिए पहुंचते हैं गांधी जी सेकंड राउंड टेबल लंदन में हुई थी सारी तीनों के तीनों। बेहतरीन पहुंचते हैं जहाज से, शिप के द्वारा आईएनसी। गांधी जी पहुंचते हैं और उनके सेक्रेटरी पहुंचते हैं महादेव देसाई। सेक्रेटरी कौन थे? महादेव देसाई। और किस शिप से गए थे? एसएस राजपुताना। देखिए इनके लिए तो शिप भी इंपॉर्टेंट है, किसके साथ गए वो भी इंपॉर्टेंट। सारे फैक्ट है एग्जाम में आते हैं, इस वजह से मेंशन किया गया। आपके एग्जाम में पूछा गया गांधी जी के साथ और कौन गए थे? उनके सेक्रेटरी यानी कि सचिव महादेव देसाई। और किस जहाज से गए थे? पानी वाले जहाज, एसएस राजपुताना नाम था उस जहाज का। वुमेन कम्युनिटी की तरफ से नई गई थी सरोजिनी नायडू, इन्होंने पिछली बार पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये दो लोग थे जो नए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। बाकी सभी के सभी जो पुराने थे, रिपीटेड थे सब लोग। मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना, बी.आर. अम्बेडकर साहब और क्रिश्चियन और प्रिंसेस, सब लोग गए थे फिर से। बस दो लोग नए थे, कौन? आईएनसी की तरफ से गांधी जी, और वुमेन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी सरोजिनी नायडू, द लीजेंड अनदर। महर कम्युनिटी ने आपकी देखो क्या क्या डिमांड उठती है। महर कम्युनिटी की फिर से वही डिमांड, सेपरेट इलेक्टोरेट हमको दीजिए। महर कम्युनिटी वही बी.आर. अम्बेडकर साहब की, जो डिप्रेस क्लास सोसाइटी थी, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन था, कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट आप दीजिए। मुसलमानों को तो पहले से था, हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए। और अब एक और उठ के आ गया है, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन पता है क्या होते हैं? जो अंग्रेज उस समय भारत में आके बस गए थे। भाई अंग्रेज ऑफिसर वर्क करते थे, तो थोड़े समय के लिए था नहीं कि 5 साल के लिए वर्क करने आ रहे, 100 साल से अंग्रेज राज कर रहे थे। तो कईयों की तो यहीं पर संतानें हो गई, यहीं शादी कर ली और उनका यही परिवार हो गया, तो उनको बोला जाता है एंग्लो इंडियन। वो बोलने लगे भैया भारत आजाद हो जाएगा, हमको तो मार के भगा देगा, हमको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, हम तो तुम्हारे ही आदमी हैं। तो इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर दी। जिसको देखो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। फिर से मीटिंग फेल, डेडलॉक। ऐसी ऐसी डिमांड करोगे तो यहाँ मीटिंग करने बैठे हो कि डिमांड रखने के लिए बैठे हो? भाई यहाँ पर सोल्यूशन निकालने बैठे थे, ना कि समस्या खड़ी करने। फिर से बड़ी समस्या, जिसको देखो सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहा है। तो ये मीटिंग भी हो गई क्या? डेडलॉक। गांधी जी को गुस्सा आया, क्या इसलिए हमको बुला के लाए थे? क्या हटो, हम जा रहे हैं वापस। और वापस आ गए, कहते हम जा रहे हैं अपना वापस आंदोलन शुरू करेंगे। ठीक, तो सेकेंड मीटिंग हो गई डेडलॉक। पीएम राम से मैकडोनल्ड ने अनाउंस कर दिया जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था। कौन सा एरिया? अगर आप भारत का नक्शा ऊपर से बनाएंगे तो ये एरिया जो है ना आपका, इसको बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और सिंध का एरिया इसके नीचे वाला हल्का सा, यानी जो आज का पाकिस्तान है कह सकते हैं, इसको अनाउंस कर दिया मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। इसके पहले अगर बात की जाए तो जो बांग्लादेश का रीजन, यानी बंगाल को तोड़ा था ना एक बार 1905 में बंगाल विभाजन, तो पहले मुस्लिम यहां पर डिमांड करते थे। अब यहां का एरिया तो मुस्लिम को पता चल गया ये अपना एरिया है। अब जो पीएम साहब थे अंग्रेज के, इन्होंने एक और फूट डाली, लो भैया मुस्लिम आपके लिए हम थोड़ा सा एरिया बढ़ाते हैं, अब आप और लड़ो इनसे। मतलब वो फूट डाल रहे थे कुल मिला के। इस एरिया को मुस्लिम के नाम कर दिया कि मुस्लिम के स्पेसिफिक एरिया है। गांधी जी वापस आते हैं भाई अपने इंडिया, बॉम्बे, और शुरू करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। वापस से शुरू करते हैं। और जब वापस से शुरू करते हैं तो भैया इनको जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपने तो पैक्ट साइन किया था कि आप सीडीएम बंद करोगे और हमारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो। उसके बदले में हमने आपकी डिमांड मानी थी, रिटर्न मानी थी, आपके पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ा था, हमने इमरजेंसी ऑर्डिनेंस हटाया था, हमने आपकी बात मानी थी और आपने अपनी बात काट दी, एग्रीमेंट काट दिया। दिल्ली पैक्ट जो पूरा रिटर्न लेते थे अंग्रेज, जो दिल्ली पैक्ट था, आपने उसकी बात काटी। इस वजह से गांधी जी को क्या कर दिया जाता है? जेल में डाल दिया जाता है। और इनको किस जेल में रखा जाता है? पूना, वहीं महाराष्ट्र में पूना में जेल में, यरवदा जेल, खासकर उस जेल का क्या नाम है? यरवदा जेल। उस जेल में रखा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूना जेल या फिर यरवदा जेल स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो। अब देखिए जब वहां पहुंचते हैं फिर से एक डिसीजन देते हैं पीएम राम से। सब कुछ खाली चल रहा था, पीएम राम से धड़ाधड़ डिसीजन दिए जा रहे थे। एक डिसीजन दिया नॉर्थ फ्रंटियर वेस्ट जो ऊपर का रीजन है मुस्लिम के लिए डिसाइड कर दिया। अब दिया क्या? 16-17 अगस्त 1932 को पीएम राम से ने सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस क्लास अनाउंस कर दिया कि हाँ भाई डिप्रेस क्लास को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाना चाहिए। और फूट डाल दी फाइनली। अभी तक डिमांड मांगनी गई, 2 बार डिमांड की थी और इन्होंने डिमांड मान ली, पीएम ने एक्सेप्ट कर ली।
और जब इन्होंने एक्सेप्ट कर ली, गांधी जी के पास ये बात पहुंची, गांधी जी ने शुरू कर दी जेल के अंदर ही भूख हड़ताल। भूख हड़ताल, कुछ भी नहीं खाएंगे, बोला ये तो पूरे मेरे देश को चौपट कर देंगे, इससे अच्छा तो हम भूखे ही मर जाएं। तो गांधी जी की हंगर स्ट्राइक शुरू हो गई यरवदा जेल के अंदर, पूना के अंदर ही। 1 महीना करीब इन्होंने भूख हड़ताल की और इनसे मिलने पहुंच जाते हैं कौन? BR अम्बेडकर साहब, तो अनदर लीजेंड, आपको पता है। पहुंचते हैं, इसी को जाना जाता है पूना पैक्ट के नाम से। पूना जेल पे गांधी जी से मिलते हैं कौन? अम्बेडकर साहब। 25 सितंबर 1932 में इनसे मिलते हैं। अम्बेडकर साहब अपनी बात रखते हैं कि देखिए गांधी जी, बात तो हम सही बोल रहे हैं, डिप्रेस क्लास है, हमारा बहुत बड़ा एक समाज है, एक वर्ग है जो डिप्रेस है, उसका शोषण हो रहा है। अगर उसके लिए हम कुछ करेंगे नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे, तो वो पूरा दब जाएगा, मर जाएगा, वो बिल्कुल लोअर बन जाएगा, उसका कभी भी विकास नहीं हो पाएगा। गांधी जी को बात कुछ समझ में आती, उन्होंने बोला कुछ और सोल्यूशन निकालते सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़कर। उन्होंने बोलते हैं कि चलो ऐसा करते, रिजर्वेशन अनाउंस करते हैं, 18% रिजर्वेशन, यानी कि आप जो भी काम करेंगे उसमें 18% एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा, 18% आपको अपलिफ्टमेंट के लिए मिल जाएगा, आपकी सोसाइटी अपलिफ्ट कर जाएगी। तो 18% रिजर्वेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस सोसाइटी, ये कर देते हैं। तो इसमें बात मान जाते हैं अम्बेडकर साहब, बोले ठीक है ये भी तरीका सही है, हमारी सोसाइटी इस तरह से धीरे धीरे अपग्रेड हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, इक्वल में आ जाएगी। तो अब एग्री कर जाते हैं कि ठीक है, अब हमको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, हम साथ में ही इलेक्टोरेट, ज्वाइंट इलेक्टोरेट ही रखेंगे। ठीक, इसी चीज को बोला जाता है क्या? पूना पैक्ट। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट किसके बीच में साइन होता है? अम्बेडकर साहब, और गांधी जी तो जेल में थे, वो कोई ऑफिशियल सिग्नेचर साइन कर ही नहीं सकते थे। तो गांधी जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और C राजगोपालाचारी, ये 3 लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे गांधी जी को। इतने बड़े बड़े लीजेंड मिलकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं गांधी जी को, 3 लोग मिलकर। तो अम्बेडकर साहब और इधर से 3 लोग ने साइन किया कि हाँ क्या बातें हुई हैं, जैसे अभी था ना दिल्ली पैक्ट में साइन किया गया था कि हाँ बात आगे चलकर बात काटेंगे नहीं, इसी को बोला जाता है एक पैक्ट, एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है कि हाँ 18% आपको रिजर्वेशन हम देते हैं, जो डिप्रेस सोसाइटी, जो दलित सोसाइटी या हरिजन सोसाइटी है, यहां से बात मान ली गई। ठीक है, यहां तक सही था। अब देखिए, और साथ ही साथ गांधी जी को जब बोला था अम्बेडकर साहब ने कि ऐसा है, तो गांधी जी बोले ठीक है, अब से हम वर्क करेंगे किसके लिए? जो हरिजन समाज, जो पिछड़ा वर्ग है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए हम खुद पर्सनल वर्क करेंगे और हम अपना पॉलिटिकल करियर एक तरह से समाप्त कर रहे हैं। अब उन्होंने आगे, आप देखेंगे यहां से जो आपकी आगे की हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे, गांधी जी ने इतना बढ़ चढ़ के ना तो आंदोलन किया, ना ही कुछ मतलब बड़ा मूवमेंट किया। उनका पूरा दिमाग में आ गया था कि ये अम्बेडकर साहब गलत नहीं बोल के गए हैं, वो भी भारत में रहते थे, गांधी जी भी, उन्होंने भी देखा था एक सोसाइटी, एक वर्ग है जिसका शोषण हो रहा है, तो उन्होंने उसके उद्धार के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो उसी में इन्होंने एक स्टार्ट किया जेल के अंदर से, ये ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की छुआछूत के खिलाफ एक तरह से कह सकते हैं आंदोलन ही शुरू कर दिया भारत के अंदर ही, कि भाई ये बंद करो, अपने देश के अंदर ही एक आदमी को अगर छुओगे नहीं तो ये गलत है, अनटचेबिलिटी। तो उन्होंने इसके उद्धार के लिए काम करना शुरू किया। एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया जिसका नाम रखा हरिजन, 1933 में, खासकर हरिजन जो वर्ग था उसके लिए ही। और सीडीएम को ऑफिशियली खत्म कर दिया 1934 में, यानी कि अब हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, हम खत्म कर रहे हैं अपना पॉलिटिकल करियर। एक तरह से उनका ये मानना था, ये कहना था कि अब हम अपने ही लोगों का, जो अपने देश के अंदर है, जो एक वर्ग है, एक समाज है, जिसको आप, अंग्रेज तो हमारा शोषण कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं भारत, हमारे देशवासियों का, भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, लेकिन हम भारतीय भी तो अपना किसी का शोषण कर रहे हैं, उसको पहले उठाओ फिर हम उनसे देखेंगे। एक तरह से गांधी जी ने ऐसा कुछ मानना था। ठीक है, यहां से गांधी जी का पॉलिटिकल करियर एक तरह से आप कह सकते हैं समाप्त। उन्होंने जो डिप्रेस क्लास था, दलित समाज था, उसके उद्धार के लिए वर्क करना शुरू कर दिया। अब होती है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग पहुंचती है, लेकिन इस बार जिन्ना साहब नहीं पहुंचते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है, कूलर चल रहा है फिर भी। देखिए, मुस्लिम लीग पहुंचती है, जिन्ना साहब लेकिन इस बार पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। डिप्रेस क्लास की तरफ से अम्बेडकर साहब और तेज बहादुर सप्रू, एज यूजुअल पिछली बार की तरह। और आईएनसी इस बार करती है बायकॉट। देखिए, नहीं जाना और बायकॉट में फर्क होता है। पहली मीटिंग में आईएनसी नहीं गई थी, दूसरे में गई थी, तीसरे में बायकॉट किया। देखिए, नहीं जाना और बायकॉट में क्या फर्क होता है? एक होता है कि नहीं, तुम्हें जो करना है करो, हमें नहीं जाना। दूसरा होता है बक, ये चुतियाफ हो रहा है, नहीं करने देंगे। ये होता है फर्क किसमें? बायकॉट करने में और नहीं जाने में। तो इसको समझिएगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आईएनसी किसमें नहीं गई थी और किसमें बॉयकॉट किया था। मतलब ये उनका ये मानना था बेकार काम है, होना ही नहीं चाहिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेकार की चीज है, तो ये होता है बायकॉट करना। तो इसमें बायकॉट किया आईएनसी ने।
और ये मीटिंग में अनाउंस क्या होता है, तो कुछ खास रिजल्ट नहीं आता। अंबेडकर साहब तो गांधी जी से पहले ही साइन हो गया, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट पहले ही प्रोवाइड हो चुका है, तो अब और नए लोग को सब मना हो जाता है और अब सोल्यूशन निकलना शुरू होता है कि चलो सब कुछ सही चल रहा है। और इस मीटिंग में अनाउंस हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसका बहुत ज्यादा पोर्शन अपने संविधान में आज भी है, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था 1935 में, उसका बहुत ज्यादा पोर्शन आज अपने संविधान में आज भी हम फॉलो करते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, व्हाइट पेपर भी, इसको व्हाइट पेपर नाम से भी जाना जाता है। इस मीटिंग में अनाउंस किया जाता है कि हम आपके लिए एक एक्ट लाने जा रहे हैं जो आपको भारत को रिप्रेजेंट करेगा, भारत के लिए गवर्न किया जाएगा इस तरह, जो भारत के उद्धार के लिए होगा। अंग्रेजों ने बनाया ये, ठीक है। आप देखिए, ये थी हमारी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूरा डिटेल में हमने जाना, साथ ही साथ पूना पैक जाना, इन बिटवीन जो हुआ था सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बीच। अब आपको क्या क्या खासकर कुछ चीजें जो आपके एग्जाम में आती है आप याद कैसे करोगे, तो कुछ चीजें हम बता देते हैं, ये नोट्स में लिखी हुई है। देखिए, बी.आर. अम्बेडकर साहब और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, कौन ऐसे थे जिन्होंने सारे मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, तो इकलौते कौन थे, अम्बेडकर साहब। इन्हीं का नाम आपको दिखेगा, तेज बहादुर सप्रू का मिल जाए तो इनका भी, इन्होंने डिप्रेस क्लास को रिप्रेजेंट किया था और इन्हीं का आप बदौलत है कि आज दलित का उद्धार हो रहा है, कैसे भी हो रहा है आप देख रहे हैं। सेकेंड, जिन्ना साहब पहले और दूसरे में गए थे और थर्ड में नहीं गए थे। मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन थर्ड मीटिंग में, जैसा कि अभी हमने बताया, थर्ड मीटिंग में जिन्ना साहब नहीं गए थे। और आईएनसी ने केवल सेकंड में पार्टिसिपेट किया, पहले में नहीं गया और थर्ड को बायकॉट किया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अच्छा, एक चीज यहां पर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे, ये जो बी.आर. अम्बेडकर साहब, तेज बहादुर सप्रू ने मिलकर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया, ठीक है। हम यहां पर यह नहीं कह रहे रिजर्वेशन गलत है या सही है, लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर आपके लिए छोड़ते जा रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या कोई ऐसी सोशल स्कीम, सामाजिक योजना जो कि पिछले 70 से 80 सालों में उस समाज का उद्धार नहीं कर पा रही है, क्या ये सही है? क्या उसमें कुछ लूप होल्स नहीं है? क्या इसको कुछ सही करने की जरूरत नहीं है कि पिछले 70 से 80 सालों में हम ऐसी योजना चला रहे हैं जिससे कि उस समाज का उद्धार हो ही नहीं पाया है? तो ऐसा क्यों है? क्या हम कुछ और कर सकते हैं एडिशनल, या कुछ उसमें जो गड़बड़ियां उनको सुधार सकते हैं? मेरा बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन नहीं रिजर्वेशन सही है या गलत। आप मेरे क्वेश्चन पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा और विचार कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या ऐसी योजना जो पिछले 70, कोई भी योजना हो जो कि पिछले 70-80 सालों से चल रही हो, फिर भी उस पर्टिकुलर समाज का उद्धार ना हो पाया हो, तो क्या ये सही है? क्या इसमें कुछ करेक्शन किया जा सकता है? क्या गलतियां हैं? क्या लूप होल है? आप अपनी कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। लेक्चर आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे एंड कीप लर्निंग।